हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो पिछले 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई क्योंकि विकास में थोड़ा काम में बिजी था, और दूसरी बात मेरा कल कॉलेज जाना पड़ा मुझे बीएड के प्रैक्टिकल के चक्कर में। और फाइनली मुझे प्रैक्टिकल की डेट मिल गई, 23 तारीख को फाइनल प्रैक्टिकल है हम लोगों का। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, या जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि होती है और यह इस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अगर हम SP 100 है, इस पर 20% माल निहित रहता है ना, तो SP हमारा 100 होगा। ठीक है, तो ये हमारा CP हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा SP। अगर ये 80 हो जाएगा तो SP तुम्हारा 100 हो जाएगा, क्योंकि इस पर 20% का माल 20% लाभ निहित है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि यदि उसमें 10% की वृद्धि, क्वेश्चन में बोला गया है कि माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि की जाए। अगर इसका हम 10% की वृद्धि की जाए यानी 110% निकाल दें तो कितना आएगा, 88 रुपये। ठीक, और फिर बोला गया है कि और यह इस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो इसको 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, यानी इसका 108% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना ज़्यादा है, 88 से 108, 20 ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा लाभ प्रतिशत CP पे निकालते क्योंकि CP हमारा 88 है अपॉन 100। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 22.7%। ठीक है, यही लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में 30% दूध है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए मिश्रण में कितना दूध और मिलाना होगा। ठीक है, तो हम इसमें मान लेंगे कि जो है उसकी पानी की मात्रा समान है दोनों तरीके से ना, वाटर बराबर वाटर। तो फर्स्ट केस में क्या है, अगर 30% दूध है तो फर्स्ट केस में कितना वाटर रहा होगा, नहीं 70%। सेकेंड केस में क्या बोला गया है कि पानी का प्रतिशत 40% करने के लिए, यानी पानी तो 40% ही रहेगा, यानी 40 रहेगा। तो इन दोनों का रेशियो जो बनेगा वो 4:7 का बनेगा। तो 3 यूनिट पानी अगर मिला दे, दूध मिला दें हम, तो वाटर का रेशियो 40%, यानी 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 150। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 37.5। 3 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, यानी 3 यूनिट 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या निकल के आ जाएगा तुम्हारा 112.5। और कल मैंने इस क्वेश्चन को देखा, किसी ग्रुप में पढ़ा था, तो इसका आंसर ना बहुत सारे लोग 25 लीटर आंसर दे रहे थे, जबकि वो गलत है, गलत आंसर निकाले थे। क्योंकि इसको मैंने बेसिक मेथड से भी किया था और इस मेथड से भी किया था, मेरा आंसर 112.5 ही आया था। तो वो कर क्या रहे थे, वो 30% दूध निकाल रहे थे, उसके बाद 40% करने के बाद उसका मिश्रण जो बना रहे थे वो तो बना रहे थे 70:60 का रेशियो बनाया, यानी 6:7 का बनाया। 6 की वैल्यू ये दे रखी थी, 150 ले रहे थे और 1 की वैल्यू 25 लीटर निकाल लेते थे, जो कि गलत है। क्योंकि इसमें पानी का दूध मिलाना है, तो दूध बराबर दूध कैसे हो जाएगा, लास्ट में 60% क्या कहते हैं पानी बचेगा नहीं, जब 40% की बात ही कर रहा है, उसमें 40% पानी बच रहा है, तो वो गलत निकाल रहे थे 25 लीटर। इसका आंसर 112.5 होगा। ये अभी जो जल्दी CHSL का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है मार्च में, ये तब का आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हुए क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर 9 कारें एक साथ होंगी? तो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ए कार चाल, वो 8:30 बजे चल रही हो। जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही वो बी कार है, 9 बजे चल रही है। तो 8:30 से 9 के बीच में कितना टाइम है? आधे घंटा की टाइम लगा। तो आधे घंटे में चली गई दूरी यानी 40 अपॉन 8, क्योंकि 1 घंटे में 40 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर चलती हैं। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर? तो ये चालें जो चल रही हैं दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन दोनों के बीच 50 और 40 का अंतर करेंगे। सेम वे में जाती हैं तो दोनों की चालें घट जाती हैं, यानी 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक, अब इन 2 आवर्स में जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है रेलगाड़ी भी, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 गुणे 2 यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलेंगे। क्योंकि तेज़ वाली गाड़ी ही तो सब स्लो वाली गाड़ी को पकड़ेगी, तभी तो कंफर्म होगा, तभी तो हम दोनों की डिस्टेंस निकाल पाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी में 700 पुरुष और 300 महिलाएं कार्यरत हैं और औसत वेतन 450 रुपये प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक मिले तो महिला की दैनिक मजदूरी है। तो मान लेते, देखो इनका रेशियो बनेगा तुम्हारा, क्या कहते हो, ये 0 से 0 ये कट जाएंगे, 7:3 का रेशियो बनेगा, यानी टोटल तुम्हारे 10। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल मजदूरी जो है 450 रुपये औसत प्रतिदिन है सबकी। ठीक है, और एक पुरुष को एक महिला से 50 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर पुरुष को 7 मिल रहे हैं, ठीक है, 7 पुरुष हैं, इनको x + 50 रुपये मिल रहे हैं। देन महिला को x रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि 50 रुपये उनको ज़्यादा मिल रहे थे, महिला को x रुपये मिल रहे हैं। देन 10 गुणे 450, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन बना लेंगे हम इतने करने के बाद। ठीक, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा तुम्हारा 350, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, एंड देन हो जाएगा ये 4500। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 10x। एक महिला की मजदूरी ही तो पूछी है हमसे, और 350 से हम 4500 में से 350 जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 4150। ठीक, 4150 बचेगा। एक 0 से 0 कैंसिल हो जाना, एक x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 415 रुपये एक महिला की औसत मजदूरी निकल के आ जाएगी, महिला की दैनिक मजदूरी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के एक ठोस गोले को पीटकर 2 सेमी त्रिज्या के तार में ढाला जाता है। इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो जो गोले को पीटकर, यानी तो दोनों का आयतन, ये गोला का आयतन और तार का मतलब हो गया तुम्हारा बेलन से। ठीक है, तो दोनों का आयतन हमेशा समान होगा जब पीटकर ढाला जाता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ है ना। तो पाई को लिख लेते हैं ऐसे। देन r³ यानी 9 का क्यूब, और हमें निकालना क्या है? तार की लंबाई यानी हाइट निकालनी पड़ेगी, और ये होता है पाई r²। तो त्रिज्या दोनों तरफ से बराबर ही होगी, और देन h। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, और 9² से 9² कैंसिल। सॉरी, दे रखा था रे, 9² से 9² ने यहाँ पे दे रखा था हमें कितना? पीटकर 2 सेमी त्रिज्या के तार में डाला जाता है, यानी 2 का स्क्वायर देन h। ठीक,
और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा h बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9 का क्यूब करते हैं 729, और अपान में 3 बचेगा, यानी 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौके 12 और 3 तरक्की 9, यानी तार की जो लेंथ निकल के आ जाएगी वो 243 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। 9 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के ठोस गोले को पीटकर 2 सेमी त्रिज्या के तार में ढाला जाता है। इस तार की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो जो गोले का आयतन होगा वो वेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि ढाला जाता है तो इस पीट कर ढालने की बात की जाती है ना, तब दोनों का आयतन सेम होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 4/3 पाई इंटू 9 दे रखा है त्रिज्या गोले की, तो 9 का क्यूब कर देंगे, बराबर पाई आर स्क्वायर दे रखा है तो 2 दे रखी है त्रिज्या, तो 2 स्क्वायर इंटू एच कर देंगे। 2 का 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा एच बराबर तुम्हारा 9 का क्यूब बटे 3, ठीक। ये 729/3 बराबर 243 सॉरी, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि नमक की कीमत 40-20% कम हो जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से 4 हो जाती है, ठीक। समान रखने खपत में कितने प्रतिशत, तो इस खपत का अनुपात जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी 4 से 5। कितने प्रतिशत, एक की वृद्धि करनी होगी, कितने पर, 4 पर, अपॉन इंटू 100, यानी 25% की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने 12% छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसने इसे 24% छूट पर खरीदा होता तो उस घड़ी पर 2400 कम में मिलती घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर एक आदमी ने 12% छूट पर घड़ी खरीदी होती है, यानी 100 में से 12 घटा देंगे तो यानी 88 पर खरीद रहा होता पहले, ठीक। फिर बोला गया कि अगर उसने इसे 24% छूट पर खरीदा होता, पहले अगर 12% पे खरीदा तो यानी 88 पे मिल रही थी, अगर अब वो 24 पे खरीद रहा है, 24% की छूट पे खरीदा तो अब वो 76 पे मिल रही होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 12 का अंतर होगा, 88 और 76 का। और ये कितने के बराबर दे रखा, 2400 के बराबर दे रखा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 200 निकल के आ जाएगी। 100 यूनिट की वैल्यू पूछी, यानी अंकित मूल्य का मान ही पूछा है हमसे, तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 20,000। बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है। देखो मान लो ये कोई संख्या है और रिमाइंडर लिख लेते हैं। इसको जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। अब बोला गया है कि इसी संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या के वर्ग को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो आंसर क्या होगा। तो हम अगर संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी वर्ग होगा, तो रिमाइंडर के वर्ग को हम ही 7 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 16/7, यानी 2 शेष बचेगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम रिमाइंडर जब संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो रिमाइंडर का भी वर्ग होगा, तो रिमाइंडर के ही वर्ग को हम अगर 7 से भाग कर दें तो जो आंसर आएगा निकल के वही शेष होगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए ओ एक वृत्त का केंद्र है और पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है। यदि पी ए बी वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है और पी टी पी से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले तो हमें बनाना होगा एक वृत्त, बना लेते हैं वृत्त। हमने एक वृत्त बनाया, ठीक। बोला गया है कि पी ए बी वृत्त का एक पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है। पी यहाँ कहीं कोई बाहर बिंदु होगा, ठीक है, ये पी हो गया मान लिया मैंने, ठीक। बोला गया पी से खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी पर पी ए बी वृत्त का एक छेदक है। पी ए बी वृत्त का एक छेदक है, यानी ये छेदक हो गया वृत्त का, ठीक। और पी वृत्त के बारे एक बिंदु, यदि पी ए बी वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, ठीक है। ये तुम्हारा
ए हो गया, ये तुम्हारा बी होगा क्योंकि ये वृत्त को काट रहा है। अब बोला गया है कि पी टी पी से खींची गई वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ये पी टी हो गई तुम्हारी, ये टी हो गई, मानी ये स्पर्श रेखा हो गई वृत्त की। ठीक, पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर पी बराबर तुम्हारा दे रखा हो, पी ए बराबर तुम्हारा 3 दे रखा हो और पी बी बराबर तुम्हारा ए बी बराबर तुम्हारा 9 दे रखा हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये तुम्हारा बी यहाँ पे ना होगा। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ये ए और ए बी। पी ए बराबर दे रखा है हमारा 3 सेंटीमीटर और पी बी बराबर दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तुम्हारी हो जाएगी 9 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तुम्हारी दे रखी है 3। तो जो स्पर्श रेखा का फार्मूला होता है, ये थ्योरम कहती है, ये होता है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, यही होता है। तो पी टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पी टी बराबर अंडर रूट कर देते हैं पूरे का, पी ए हमारा हो जाएगा 3। ठीक, और पी बी हो जाएगी पूरी लेंथ पी से लेके बी तक की, यानी अगर पी ए तुम्हारी 3 है और ए बी तुम्हारी 9 है तो पी बी तुम्हारी टोटल 9 + 3 यानी 12 हो जाएगी। ठीक, इतना हुआ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, पहले एक वृत्त था तुम्हारा, वृत्त खींचा गया, उसमें बोला गया पी ए बी वृत्त का एक छेदक है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है। पी टी पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा, मैंने एक स्पर्श रेखा पी टी खींच दी, और तो पी टी की लंबाई ज्ञात की जाएगी और पी ए बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर। जो हमारी थ्योरम कहती है, एक तरफ स्पर्श रेखा छेदक जो है काटता है वृत्त को, तो जो हमारी थ्योरम कहती है वो होती है पी टी स्क्वायर बराबर स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो पी ए हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी बी की लेंथ हमें पता चल जाएगी क्योंकि ए बी भी दे रखा है 9 सेंटीमीटर और पी ए भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पी से लेके बी तक की दूरी टोटल हो जाएगी 9 + 3 यानी 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी टी की वैल्यू तो निकालनी है, तो पी टी की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, सीधे सीधे हम पी टी बराबर अंडर रूट 3 × 12 निकल के आया था, इसका हम जैसे ही करेंगे 12 × 36 हो जाएगा। पी टी की वैल्यू निकल के आ जाए, इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, ओह, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं भूल गया था। तो गाइस, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, और पिछली क्लास के बारे में भी बताइएगा जो मैंने मास पॉइंट थ्योरम बनाई थी, आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि वो थ्योरम बहुत अच्छी है जो तुमको क्वेश्चन को इजीली करने में मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर, और क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।